वह सुबह सुबह अपने कमरे से चौकन्नी दृष्टि और सधे कदमों से बाहर आई, हाथों और चेहरे पर पड़े नीले स्याह निशान छुपाते हुए रसोई की ओर मुड़ने को ही थी कि सामने बैठे ससुर जी ने आवाज दी, बेटा सान्या जरा सुनो तो। वह खुद को संभालते थामते हुए उनके सामने जाकर खड़ी हुई ही थी कि सासू माँ ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, अरे ये चाय के खाली कप रसोई में ले जाने के लिए ही पुकारा है तुम्हारे बाबूजी ने, इन्हें ले जाओ तो। फिर बड़े एहतियात से खुद को ढकने बचाने का जतन करती सान्या के शरीर पर चोटों के निशान देखकर भी अनदेखा करते हुए थोड़ी सख्त आवाज में बोली, नाश्ते की तैयारी जल्दी कर लो जरा, आज तुम्हारे बाबूजी से मिलने कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। गर्दन हिलाकर हामी भरते हुए उसने ट्रे में कप रखे और जाने लगी तो ससुर जी की उम्र से थकी और गुस्से से कांपते आवाज में सवालों की एक फहरिस्त शुरू हुई। कब तक अपने बेटे की हिंसक हरकतों को नजरअंदाज करती रहोगी? आए दिन बहू के साथ मारपीट करता है, इस बदसलूकी को ये बच्ची क्यों झेले आखिर? औरत होकर भी नहीं समझ रही हो तुम? बढ़ते आक्रोश के साथ साथ उनके स्वर में चिंता भी उतर आई। शादी को दिन ही कितने हुए हैं अभी, आगे जीवन कैसे कटेगा इस बच्ची का? अपने आंगन में इसे आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित जीवन जीने का हक है कि नहीं? सासू माँ माथे पर भावर बनाए प्रश्नों की पूरी सूची को ही गैर जरूरी समझ सुनने भर को सुन रही थी। उनके हाव भाव देखते हुए सान्या ने कहा, गुस्सा मत कीजिए बाबूजी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहते कहते उसकी आंखें बहने लगी। सासू माँ ने दुख और दर्द के इस बहाव को अनदेखा कर बस इतना ही कहा, हम क्या कर सकते हैं, ये तो पति पत्नी का आपस का मामला है जी, उनके व्यक्तिगत मसले में क्या कहा जाए अब। फिर यह भी तो उसका मन नहीं जीत पाई, कहते हुए बहू को ही दोषी करार देने वाली बात कह डाली। वे अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही ससुर जी ऊंची आवाज में बोले, हमारे बेटे का ये दुर्व्यवहार इन दोनों का व्यक्तिगत मसला कैसे हुआ? सगे संबंधियों और समाज के बीच हम दोनों हंसते खिलखिलाते हुए सान्या को अपनी बहू बनाकर लाए थे ना, तुम्हारे लाडले की भी सहमति थी। खुशी और जुड़ाव का निर्णय पूरे परिवार का था, तो अब ये पीड़ा और जद्दोजहद अकेले इस बच्ची के हिस्से कैसे आ गई और क्यों आनी चाहिए? इतना कहते कहते उनका स्वर हौंफ गया पर कहना जारी रहा, अरे ये कुछ मन का पहन और भी ले, वह पूरी रिश्तेदारी में चर्चा का विषय बन जाता है। शादी के बाद बहू के नौकरी छोड़ने से लेकर मायके जाने ना जाने तक के फैसले जब तुम करती हो तो अपने बेटे के बर्ताव की जिम्मेदारी लोगी की नहीं। स्त्री के मन और मान को समझने वाली बात तो ये होती कि तुम बेटे के इस बर्ताव का विरोध करने को हमारी साझी जिम्मेदारी बताती। कहते हुए माँ और बेटे दोनों के प्रति एक नाउमीदी भरी कटु मुस्कुराहट उनके चेहरे पर तैर गई। अरे जब शादी दो परिवार का मेल है, पीढ़ियों के रिश्तों नामों का जुड़ाव है, सगे संबंधियों के साझे जीवन का सफर है, तो अपमान और मारपीट सहने का खेल किसी पराये घर की बेटी का व्यक्तिगत मामला कैसे हुआ? जाने कितनी ही बेटियों के मनोभावों को एक गहन गंभीर सवाल के रूप में उठाने के बाद उनकी थकी सी काया भी हिम्मत जुटाकर उठ खड़ी हुई। वे जाते जाते सामने खड़ी सान्या के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, सुनो सान्या, सब काम छोड़ो और अपनी जिंदगी को लेकर कुछ शांति से सोचो। आज दोपहर में आने वाले मेहमान तुम्हारे मम्मी पापा ही है, मैंने ही बुलाया है उनको इन तकलीफदेह स्थितियों की स्पष्ट जानकारी देने के लिए। इतना सुनकर सान्या की रुलाई छूट गई, उनकी भी आंखों में नमी उतर आई, पर सुबकती सान्या के कंधे पर हाथ धर उन्होंने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, हमें अपने बेटे के बर्ताव की जिम्मेदारी लेनी ही होगी बहू, जरूरी हुआ तो समयानुसार कुछ सख्त निर्णय भी करने पड़ेंगे। हाँ, इतना हमेशा याद रखना बेटी कि बिना किसी गलती के तुम्हारे हिस्से आई ये पीड़ा तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरे समाज और परिवार भी कोई जिम्मेदारी लेंगे या नहीं,
ऐसा ही कुछ कुछ बुदबुदाते हुए बहू को मनोबल की गठरी थमा। वे कांपते कदमों से आंगन के बाहर चले गए।